अस्सलाम वालेकुम। 10 जनवरी दोपहर 12 बजे। अंगीठी की तपिश में जलते हुए उस कमरे की हदत सर्द तासुरात लेकर अंदर आते जबल खान को देखा तो दम साध लिया। उसने शॉल के पल्लू में लिपेटे हाथ से जरकीफ की कलाई थाम रखी थी। उसकी गिरफ्त में आ सकती थी। कमरे के विस्त मिलाकर उसने जरकीफ का हाथ छोड़ा और पिस्तौल उसकी गर्दन पे रखी। आपने किसी को कोई कॉल कोई मैसेज किया? वो लहजे में ठंडक और लाताल्लुकी लिए पूछ रहा था। मारे खौफ के जरकीफ वकार के आंसू बहने लगे थे। ये सब जो उसके साथ हो रहा था ये तो किसी बुरे ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैंने नहीं किया, मैंने किसी को कॉल नहीं की, मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा। यहाँ तक कि उसकी हिचकी बन गई थी और वो बाकी के अल्फाज नहीं कह सकी थी। जबल खान का दिल पसीजा था, तासुरात हनूज सख्त। वो हिचकियाँ लेते हुए बुरी तरह रो रही थी। गन हटाओ प्लीज़। क्यों? आपको तो बहुत शौक है ना? अपने सर पे बंदूक रखने का बहुत शौक था आपको मरने का। फिर क्या ख्याल है, मार दूं? शफाकी से कहते हुए उसने पिस्तौल की नाल उसकी गर्दन पे वापस उसके माथे पे रख दी थी। मैंने किसी को कोई कॉल नहीं की। जबल वो रोते हुए उसे देखते हुए बोली। हल्की सुरमई आंखें गहरी सुरमई आंखों से टकराई। जबल खान के दिल को कुछ हुआ था। ये आंखें जबल के अंदर नफरत का पहाड़ ज़ेरा ज़ेरा कर देती थी। मुझे जाने दो, हमें जाने दो प्लीज़। तुमसे मोहब्बत करते हो, तुम जिससे मोहब्बत करते हो तुम्हें सब ज़्यादा अजीज़ है, तुम्हें उसकी कसम है। आपके ये ड्रामे सुल्तान सिकंदर पे असरअंदाज हो सकते हैं, जबल खान पे नहीं। उसने बाजू से खींच कर उसे दीवार के साथ लगाया था और पिस्तौल लोड की। जरकीफ के रहस्य है और शान भी खता होने लगे थे। मजीद बुलंद आवाज़ में रोने लगी थी। आंसू भल उसके चेहरे भिगो रहे थे। मैं आपके साथ बेहद नरमी से पेश आया, मैं आप पे हाथ नहीं उठाया, क्यों किसी को उठाने भी नहीं दिया, और आपने यहाँ से भागने की कोशिश की। जब आपने मेरी इफ़ेक्ट्स की परवाह नहीं की तो अब वक्त है कि मैं आपको अपना असल चेहरा दिखाऊं। उसने पिस्तौल उसकी पसलियों के दरमियान रखी। आंखों में अजनबीपन था। जरकीफ खौफ से आंखें फैलाए उसे देखती रही। आपने जबल की नरमी का गलत फ़ायदा उठाया खातून। मैंने आपसे कहा था कि जानवरों से खौफ खाइए। वो कुछ कहने लगी मगर जबल उसकी बात काट चुका था। अब आप नहीं बोलेंगी, आप मुझे फॉलो करेंगी। जो मैं कहूँगा आपको वो करना पड़ेगा। इसलिए उसने पिस्तौल का जोर बढ़ाया। सुरमई आंखों वाली लड़की की बेजान जान हवा होने लगी थी। उसने जबल की बाजू पे हाथ रखकर उसे दूर हटाना चाहा। अब आप यहाँ से जाएंगी और अपने दोस्तों से कहेंगी कि आप रोजगढ़ के लोगों के लिए अपना बयान दे रही हैं। मैं नहीं कहूँगी, मैं नहीं कहूँगी, मैं कुछ नहीं कहूँगी। वो आंखें नीचे लरसते हुए बोली। फिर मुझे बुलवाना भी आता है। वह दरवाजे से अंदर दाखिल होता बैराम खान बोला था। उसके सीने पे हाथों पे खून के धब्बे लगे थे, आंखों में शफाकी थी। वो दोनों उसे देख कर ठिठके थे। बहुत एडवांटेज ले लिया है आपने भी। अब आगे आया और जबल को खुद ब खुद 2 कदम पीछे हुआ। सिर्फ एक दफ़ा पूछूंगा, अपने दोस्तों से कहें कि आप हमारी हिमायत कर रही हैं। बैराम मेरी बात सुनो, मैं उन्हें देख लूँगा। जबल ने उसके बाजू थाम कर उसे एक तरफ करना चाहा मगर उसका हाथ झटक चुका था। वो अपने भाई का नहीं, अब अपने लीडर का हाथ झटक रहा था। उसके अंदाज में बहुत कुछ बदल चुका था। हाँ या ना? वो जरकीफ की आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। वो खौफ के मारे थर-थर काँप रही थी। मोटे-मोटे आंसू के कतरे उसके चेहरे पर फिसल रहे थे। वो 2 गैर मर्दों के साथ वो अकेली थी। उसका दिल बैठा जा रहा था। मैं अपने दोस्तों से गद्दारी नहीं कर सकती, मैं भी रोजगार से गद्दारी नहीं कर सकता, सर्द अंदाज में कहते हुए उसने झुककर अंगीठी से जलती हुई लकड़ी उठाई। जबल खान ने उसका हाथ रोकना चाहा, जिसे वो धक्के देकर दूर हटा चुका था। देखते ही देखते उसने जलती हुई लकड़ी जरकीफ की कलाई पर रख दिया। ओ तेरी की बेचारी! उसका जिस्म जैसे झुलस कर रह गया। जबल खान ने बैराम के मुंह पे थप्पड़ दे मारा। वो फिर भी टस से मस न हुआ। जलती हुई लकड़ी का दबाव उसकी कलाई पे बढ़ाता चला गया। जरकीफ हलक के बल चीख रही थी। दर्द ने उसकी रगों को सुन्न कर दिया था। जबल खान ने पिस्तौल का दस्ता अपने भाई के सर पे दे मारा था, जिससे वो लड़खड़ा कर पीछे हुआ था। बैराम ने सीधा होने की कोशिश की थी मगर जबल खान तेजी से उसके सीने पर लात मार गया था। उसकी आंखों में खून था। किसी ने जैसे उसके दिल को जलाकर राख कर दिया हो। वो हवास खो रहा था। बैराम ने किसी किस्म का कोई जवाब भी वार नहीं किया था। जबल उसके सीने पे ऊपर बैठा जोर जोर से उसके मुंह पे मुक्के मार रहा था। उसके अंदाज में जुनूनियत थी। खबीस आदमी, तुमने एक औरत पे कैसे हाथ उठाया? शर्म नहीं आई तुम्हें? जुर्रत कैसे हुई? वो उसे मारते हुए गुर्रा रहा था। जरकीफ दीवार के साथ लग कर बैठी चली गई थी। उसे कलाई बुरी तरह जल रही थी। उसे हर और आग से आग फैलती महसूस हुई थी। मैं बॉस हूँ, मैं जबल खान तुम्हारा बॉस हूँ। तुम मेरी इजाज़त के बगैर उस पे हाथ कैसे उठा सकते हो? वो उसे ठोकर मारते हुए उठा था। तन बुरी तरह फूल गया था। यूं ही खड़े खड़े उसने एक बार फिर एक पूरी कुव्वत से अपने सीने पे दे मारा।
दीवारी बैराम कराह कर मगर जवाबी हमला अब भी नहीं किया था। जबल ने अब दीवार के साथ लगकर बैठी जरकीफ को देखा तो वह जलन से आंखें मूंद गई थी। हाथों को हवा में उठा रखा था, लब भींचे वो कपकपा रही थी। उसे देखते हुए तेजी से बाहर जाने लगा था जब जरकीफ तेजी से उठकर खड़ी हुई थी। प्लीज़ मत जाओ, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ प्लीज़। वो डर गई थी, बहुत बुरी तरह डर गई थी। मुझे इसके साथ छोड़कर मत जाओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो उसकी मिन्नत करने लगी थी। जबल उन 3 दिनों में पहली बार अपने दिल से पूरी तरह आजिज़ आया था। उसे पहली दफ़ा अपने हिसाब से रखते हुए महसूस हुए थे। वो उस औरत के सामने हार रहा था। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, वो भारी दिल के साथ बतख कह सका। उसी पल बहराम ने उठने की कोशिश की। जबल ने हाथ देकर उसे उठाया था। वो उसे अच्छा खासा मार चुका था मगर वो बगैर लड़खड़ाए इस कमरे से बाहर जा रहा था। चंद लम्हे बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। बहराम ने वो बॉक्स दरवाजे पे रखा था। ठंडी ठार नजरों से जरकीफ को देखा था। आधे घंटे के अंदर अंदर तुमने वो ना किया जो मैंने कहा है तो तुम बहराम खान से वाकिफ नहीं हो। जबल ने दांत पे दांत जमा कर जब्त किया था और फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर उसने जरकीफ की तरफ कदम बढ़ाए थे। उसका चेहरा गीला था, पलकों पे पानी ठहर गया था। सुरमई आंखों में सुर्खी दौड़ियां पड़ गई थी। वो काबिल तरस लगती थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये सब क्या रहेगा, सपाट अंदाज में कहते हुए उसने नज़र चुराई थी। आप बैठे, मैं मरहम लगा देता हूँ, लेकिन उसकी बात मानने में ही आफियत है। मुझे वापस छोड़ आओ, मुझे कोई मरहम नहीं चाहिए, मुझे बस वापस छोड़ाओ प्लीज़। वो आपके तक दरवाजे को देख रही थी। वो खौफजदा हो चुकी थी। जबल को अंदाज़ा हुआ खातून मेरे होते हुए आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वह ज़रा जता कर नागवारी से बोला। जरकीफ ने यूं ही गिली निगाहों से उसे देखते हुए अपनी कलाई उसके आगे कर दी थी। उसकी कलाई की जल्द बुरी तरह जल चुकी थी। उसे मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी थी। जबल ने लब भींच लिए थे, उसकी हिफाजत नहीं कर सका था। वो इस खेल में कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें शामिल कर चुका था। आइए मैं छोड़ कर आता हूँ। उसने हाथ से उसे आगे चलने का इशारा किया। वह तकलीफ से उबलते आंसू वो पे बंद बांधे और उसके साथ चलती रही। वो राहदारियों की लकड़ी के फर्श पे पड़ते उसके कदम टक टक की आवाज़ के करते थे। उसके हाथ में ऐसी जलन थी कि लामान तहखाने के दरवाजे पर वो रुक गई थी। गुलाबी पड़ती आंखें उठाकर जबल खान को देखा था। कई लम्हे की खामोशी देखती रही थी, फिर धीरे से कहा, जानते हो मैं छोटी थी तो मेरे डैड कहा करते थे कि रोशनी में थी, जबल नीम अंधेरे में था। वो बोल रही थी, जबल सुन रहा था। अब्बा कहा करते थे कि आप किसी दूसरे के खिलाफ साजिश करने लगते हैं हो ना, तो उस साजिश के कीड़े आपके अपने दामन में चिमट जाते हैं। वो कीड़े आपको कोई नुकसान नहीं देते, आपके अजीज़ों से चिपट जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो छोटे छोटे कीड़े एक बला बन जाते हैं। वो आगे आई और जबल के ऐन सामने गहरी सुरमई आंखों कांच जैसी सुरमई आंखों से टकराई। तुम्हारे लाए गए कीड़े बला बन चुके हैं और अब तुम्हें निगलेंगे। मैं उन्हें तुम्हें निगलते हुए देखूंगी और मुझे तभी सुकून मिलेगा। वो कह रही थी, रुकी नहीं। उसने जबल खान की आंखों में उमड़ता रब भी नहीं देखा था, उसके चेहरे का सफ़ेद पड़ता रंग भी नहीं देखा था। उस कैद खाने में वापस चली गई थी। उसे कैद मंजूर थी, जबल के करीब रहकर आज़ादी नहीं। वो जबल खान से नफरत करने लगी थी। ऐसी नफरत उसे किसी दूसरे इंसान से नहीं हुई थी। वो कई लम्हे राहदारियों में खड़ा रहा, खाली हाथ खाली दिल। 10 जनवरी दोपहर 1 बजे तक खाना वापस बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसे वह छोड़ के गई थी। फर्श पे जगह जगह खून के धब्बे थे। हसन के बाजू से जिस तेजी से खून बह रहा था, जरकीफ को उसी तेजी से अपना दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। सादान जबर के करीब बैठा था, उसके जूतों की तिल्स्में खोल रहा था। वो जूते बीच से फटा हुआ था तो गोल पड़ा सा सुराख, उसे 1 मिनट नहीं लगा था उस सुराख जानने में। वो कैद खाना मौत का मंजर पेश कर रहा था। उसके कदमों में जैसे जान निकल गई। वो मरे मरे कदम लेती आगे आई थी। उसे यकीन सा हो चला था कि यहाँ से भागने की कोशिश करने उन्होंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। वो छोटे छोटे कदम लेती हुई आई और धीरे से बेहद शिकत खुर्दगी के आलम में दीवार के साथ लगती बैठती चली गई। जल्तान जो हसन के बाजू को कपड़ा बांध रहा था, उसकी नज़र जकीफ के हाथ में पड़ी। कपड़ा बांधते बांधते उसके हाथ की हरकत सुस्त हुई थी। दिल पे जैसे किसी ने पैर रख दिया और हसन के बाजू के गिर्द कपड़ा लपेट कर जरकीफ की तरफ बढ़ा। घुटनों के बल उसके पास बैठा और धीरे से उसकी कलाई अपने हाथ में ली। आंखों में गुस्सा और फिक्र एक साथ दराया था। किसने किया है ये? हम फंस गए हैं जल्तान, रोजगार रात ट्रैप है, हम यहाँ से नहीं निकल सकते हैं। वो दर्द की खिला में देख रही थी और जल्तान उसके हाथ को, सिर्फ उसके हाथ को, उसे हाथ पे तकलीफ हुई थी तो जल्तान को दिल में। हम सब यहीं मर जाएंगे, हसन मर जाएगा, मैं भी, शादान भी, तुम भी, जबर भी, सब। दर्द हो रहा है ना? वो उसके हाथ को उलट पलट कर देख रहा था। ये बहराम ने किया है ना? तुमने उससे क्या कहा? मैं मरना नहीं चाहती सुल्तान। वो उसका दूसरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली थी। आंखों में आंसू टप टप बहने लगे थे। मैं यहाँ से इस तरह ऐसे नहीं मरना चाहती। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा। तुम दुनिया में कहीं भी किसी भी गलत जगह फंस जाओ, सुल्तान सिद्दत तुम्हें हर तारीकी जगह से निकालेगा। वो उसकी आंखों में तक रहा था। उसकी भूरी आंखें धारस देती थी, उसके मजबूत हाथ सहारा देते थे। तुम्हें मुझ पर यकीन है जरकीफ? मुझ पे
रेसिस्टेंस पे यकीन है और मुझे कॉन्स्पिरेसी पे। उसने उससे ज़्यादा खतरनाक कभी कुछ हुआ ही नहीं। हम यहाँ से भाग जाएंगे। दरवाज़ा जोर देकर बोला। तुमसे पहले भी यही कहा था कि, और देखो क्या हुआ। वो चीख नहीं रही थी, बस वो थक गई थी। उन्होंने हसन का क्या हाल किया है। ज़बर और शादान को देखो, तुम मुझे देखो, खुद को देखो और फिर कहो कि तुम इतने गट्स हैं कि तुम दोबारा ये कह सको। तुमने पहले भी कहा था कि तुमने बोलते बोलते वो रुक गई थी। उसके दिमाग में एक अलार्म सा बजा। वो चौंक कर जल्तान को देखने लगी। उसे ही तक रहा था। उसकी नज़रें वही थी। जरकीफ कई सदियां लगी थी उन नज़रों को समझते हुए। तुमने कहा था कि हम यहाँ से भागेंगे। वो ख्वाब की सी कैफियत में थी। सुल्तान उसके करीब से उठा, ज़रा फैसले पर रखा, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और एक मरहम निकाला। नहीं जरकीफ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अब उंगली के पोरों से ऑइंटमेंट उसकी हथेली पे लगा रहा था। वो टुकर टुकर उसका चेहरा देखने लगी। सारा पजल हल हो गया था। जफर जल्तान सिफदर ने भागने की बात कभी की ही नहीं थी। मैंने कहा था कि मुझे यहाँ से निकलना है। मैं यहाँ से निकल कर जायज़ा लेना चाहता था। मैं इसकी जंजीरें देखना चाहता था। मैं जकड़ जा चुका था जिसमें प्लान 7D को कोड कर सकता हूँ। तो क्या मैं इतना बेवकूफ़ हूँ जो यहाँ से भागने की बात करूँगा। वो धीरे धीरे बोल रहा था। लहजे में किसी किस्म की कोई बड़ाई नहीं थी। जरकीफ जैसे किसी खौफ से दागी थी। दोयम में यहाँ से निकल कर अंदाज़ा लगाना चाहता था कि हमारे दरमियान गद्दार कौन है। मैं अपना काम कर रहा था जरकीफ। आखिर में वो बड़े ही आराम से बोला था। तो तुम कौन हो जल्तान? तुमने हमें मैनिपुलेट किया। नॉट एट ऑल, मैंने बस सियासत की है, मुझे वही आती है। उसने जैसे पत्ते की बात की थी। अगले ही कलम में उसके सामने सकी और सुदर सी बैठी रही थी। लंदन में जब तुम्हारे डर तुम्हारे आर्ट के खिलाफ थे, तब मुझे तुम पे तरस आता। तो मुझे लगता था कि तुम एक आर्टिस्ट हो। वो तुम्हें सियासत में धकेलना चाहते। तुम गलत थी। मैं गलत थी, उसने दोहराया। सियासत तुम्हारे खून में शामिल है। वो एक अना भी। तुम्हारी अना बहुत ऊंची है जल्तान, जैसे मलाल से कह रही थी। तुम हमेशा एक सियासतदान थे। तुम कालिम नहीं थे, तुम सियासतदान थे। तुम सुलह जो नहीं थे, तुम सियासतदान थे। तुम दरगुजर नहीं थे करते थे, तुम तैयारी करते थे। 10 सालों में मैंने तुम्हें कैसे नहीं पहचान सकी। जल्तान मुस्कराए, सादा सी मुस्कुराहट, क्योंकि मैं सियासत कर रहा था। उसने अब सफ़ेद पट्टी निकाल कर उसकी कलाई के गिर्द लपेटने लगा। मैं एक अच्छा सियासतदान हूँ, जानता हूँ। तुम लोग मेरे साथ नहीं आए जई। एक लंबे अरसे बाद उसने उस नाम से उसे पुकारा था। मैंने तुम सबसे पूछा था, अगर तुम लोग मेरे साथ आते तो मेरा प्लान मुख्तलिफ होता। मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करता। मैंने वो किया जो मेरा टैलेंट है। तुम लोगों ने वो किया जो जल्तान सिकदर कर रहा था। किसी और के कंधे पर चढ़कर दुनिया नहीं देखी जाती। उसने पट्टी लपेट कर लिया और पीछे हो बैठा जख्मी चेहरा देखता हुआ, बदन जलती आंखें। मगर वो यूं ही उसके आगे कई पहर बैठ कर उसे देख सकता था। उसे यकीन था ये क्या साजिश, नफरत, कुछ भी उसके जज्बात पे असरअंदाज नहीं कर सकता था। अगर हमें मैनिपुलेट करने की बजाय तुम हमें साफ साफ बता देते तो ये सब ना हुआ होता। अगर तुम लोगों ने ये याद रखा होता कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो ये सब वाकई ना हुआ होता। 10 सालों में तुम लोगों ने मुझे जान नहीं सके। जरकीब लाजवाब हो गई थी, कुछ कह ना सकी थी। तुम ऐसे नहीं थे जल्तान, तुम्हें क्या हो गया? वो उसकी बेहसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं 5 साल पहले बदला था जई, तुमने शायद आज नोटिस किया है। 5 साल पहले जब मेरे भाई पे इंडरडास वहशतगिर्दी की दफात लगाई गई थी, जब वो उसे सड़कों पे घसीटा गया था, जब उस पे जाली गैंगस्टर बने और जब उसे कुर्सी से उतारा गया था, तब सुल्तान सिकंदर बहुत बदल गया था। अगर वो सारे केसेस इतने ही झूठे थे तो तुम्हारा भाई आज तक बाहर क्यों नहीं आ सका? उसके अकब में ज़बर फुकारा था, क्योंकि उसे लगता है कि वो ट्रायल्स के ज़रिए आज़ाद हो जाएगा। वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ आदमी है। उसे लगता है कि वो कानूनी तरीके से वापस आएगा। शायद वो भूल गया है कि पाकिस्तान में कानून अंधा है, गूंगा है, बहरा भी। उसकी आंखों में चुभन थी। उसके गिरफ्तार के 5 साल बाद मैंने उन लोगों से तख्त छीनूंगा। जब मैं उन्हें लोगों को जेल भेजूंगा जिन्होंने मेरे ख़ानदान के साथ जुल्म किया है। जब मैं कानून की नहीं ताकत के दम पर अपने भाई को सलाखों से बाहर लाऊंगा, तब उसे मालूम होगा जल्तान सिकंदर दुरुस्त था और वो गलत था। उसे तब मालूम होगा कानून माजूर है और ताकत के हाथ है। रोजगार मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकेगा। हर तरफ खामोशी छा गई। कहीं ना कहीं वो सारे लोग उसकी नज़रें मुतफिक थे। कहीं ना कहीं वो लोग वाकई उसके भाई को बेवकूफ़ जानते थे। मौजूदा दूर का अलीमा है। कोई हक के साथ खड़ा होता है तो कोई माजूर के समझता है, समझा जाता है। हक बोले तो बेवकूफ़, हक सिखाए तो कम अकल। अंधेर निगरी चौपट राजा अब किस्से की कहानियों तक महदूद नहीं रहा। मौजूद दौर ने उसे हर इंसान के जहन में नक्श कर दिया और लोग चंद पेशानी से लानत को कबूल भी किया है।
तुम एक और काम भी कर सकते हो सुल्तान सिकंदर। आपके वो बोला तो जिसके बाजू पे गोलियां लगी थी, जिसके जिस्म में लोहे की ज़ेरे अब तक मौजूद थी, वो आंखें निहायत बंद हो रही थी। तुम इक़्तिदार में होगे, वो अंधा बहरा माजूर कानून तुम्हारा होगा, तुम्हारे हाथ में होगा। तुम उसे मजबूत कदम दो, ऊंची समात दो और गहरी नज़र। सुल्तान सिकंदर उसे तकता गया। कुर्सी पर बैठे शख्स ने पे निकता चीटी करना बेहद आसान है, लेकिन अगर उससे छोटी कुर्सी भी इंसान के आस पास अपने पास नज़र आए तो वो उसका भरपूर फ़ायदा ज़रूर उठाता है। अगर उन लोगों में तुम्हारे भाई पे जाली केसेस बनवाए तो तुम उस वक्त उस ऐसे 1000 केसेस तैयार किए बैठे हो। तुम्हें इक़्तिदार इसलिए चाहिए ताकि तुम इंतकाम ले सको। कहते हुए साथ ही कराह रहा था। गहरी सांसें लेते हुए वो दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। फिर क्या करूं? औरतों की तरह चूड़ियां पहन लूं? दुनिया से सफ़ेदी ख़त्म हो चुकी है। हसन सुल्तान अब जो है वो सिया है। तुम्हारे वालिद भी तो सच्चाई के इल्म में बर्बाद थे ना? क्या हुआ उनके साथ, तुम्हारे पूरे ख़ानदान के साथ? वो वही दूसरे हाथ पे है तुम्हारा बहनोई। जैसे उसने सियाही का रास्ता इख्तियार किया था, फिर किसी की ज़रूरत नहीं हुई थी तुम्हारे ख़ानदान पे उंगली उठा सके। वो तर्सवरी से कह रहा था। इतने सालों का गुस्सा आज बाहर निकल रहा था। इतने साल जो कर्ब छुपाए हुए था आज वो निकल रहा था। वो कभी भी सिया नहीं था। उसने उन लोगों के साथ सही किया जिन्होंने हमारे साथ गलत किया था। तुमने क्या सही किया है? बल्कि तुम चारों मुझे वो काम गिनवा दो जो तुमने दुरुस्त किया हो। तेज बोलते हुए उसकी सांस फूलने लगी। सादान जख्मी जखर हर कोई उसे सुन रहा था। आज उन्हें सुनना पड़ा था। दर्द से उसकी आवाज़ मध्यम हुई थी। हौसले नहीं, आज यहाँ हमारा चौथा दिन है। अब तक हमने क्या किया है? लड़े हैं, झगड़े हैं, साजिश की है, रोए हैं, मार खाई है, भागने की कोशिश की। लेकिन क्या एक बार भी तुम लोगों ने अल्लाह से मदद मांगी? क्या एक बार भी तुमने ये सोचने की कोशिश की तुम सब यहाँ क्यों हो? 6 माह पहले वो फ़िलिस्तीन पे इस्राएली मिसाइल्स याद हैं? 4 लोगों ने बेख्तियार गर्दनें घुमाकर लव काटे बेचैन हुए थे। तुम में से किसी ने भी अपनी सीट का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की थी? नहीं, क्योंकि तुम्हारी हुकूमत खामोश थी। और अगर तुम बोलते तो सिस्टम में बैठे लोग तुमसे खफा होते। और कुर्सी का क्या, हक का क्या, मकाम का क्या, अल्लाह का क्या? ये एकदम उसकी अब बाजू में दर्द की ठेस उठने लगी थी। वो आंखों से पानी के कतरे बगैर इजाज़त के बाहर निकलने लगे थे। वो उनकी बेहसी पर रो रहा था। कोई हमारे लिए नहीं बोल रहा था। बहुत दुख होता है, लेकिन हम भी तो नहीं बोले थे। कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया तो गुस्सा आ रहा है। हम भी तो किसी के लिए नहीं गए। हम सब अपनी अपनी सीट पे बैठ कर करप्शन की है, लोगों से झूठ बोला है, धोखा दिया है। हम सब ने मुल्की रिसोर्स का गलत इस्तेमाल किया है, सोर्सेस का गलत इस्तेमाल किया है। हम सब ने अपनी अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल। खुदा की कसम, अगर आज हम यहाँ मर गए तो कब्र में किस किस का बात का हिसाब देना है ये गिनती भी याद नहीं रहेगी। हर कोई अपनी अपनी जगह नादिम था, हर कोई खामोश शाकिन। हसन सुल्तान ने सर को दीवार के साथ टिका लिया था, आंखें बंद कर ली। वो यूं ही भी बंद होने लगी थी। वो दर्द अब शदीद था, इतना शदीद कि उस पर गश्ती तारी होने लगी। सुल्तान सिकंदर ने उसके जख्मी वजूद से निगाहें चुराई और सैयद सादान सा के मुंह पे जो हकीकत के थप्पड़ लगे थे उनके ताब अब तक न ला सका था। ज़बर शहनवाज उसे बस देखता रहा। क्या ये वाकई उनके इस्ताब का वक्त था? अगर था तो वो अपनी किस नेकी के बदले में नरमी की आरजू करते? पाकिस्तान के उन 4 ज़हीन गिद्धों को अपनी कोई एक नेकी भी याद ना आ सकी। 11 जनवरी वक्त दोपहर 2 बजे। दायरे में चलती आग से नारंगी चिंगारियां निकल रही थी। लकड़ियों की जल छिड़कने की आवाज़ें के अलावा वहाँ भी और कई सारी आवाज़ें थी जिन्होंने उस आवाज़ को मासूम कर दिया था। जलती हुई उस आग से निगाहें उठाकर देखो तो एक बहुत बड़ा सा हॉल था जहाँ इस वक्त चारपाइयाँ पे बैठे हैं हुक्के की कस लेते हुए खानदान के कई मर्द जमा थे। कई एक हाथों में कौवे की प्यालियां थीं। इन 4 पाइयों के अकब में दाएं और बाएं नौजवान लड़के खड़े थे। मजबूत जिस्म, मजबूत कंधे, जवान अज़म और गर्म खून। उनकी आंखों में मुस्तकिल तासुर था। सराबराही कुर्सी पे जबल खान बैठा था। उसकी आंखें हर तासुर से आ रही थी। पिस्तौल गोद में धरी थी और नजरें अपने ऐन सामने आग की दूसरी पार कुर्सी पे बैठे बहराम खान पे जमी थी, जिसके चेहरे पे जख्म थे, हाथ पे जले के निशान। मगर जबल खान उसकी आंखों में देख रहा था वो आंखें जो अपने भाई से बागी हो चुकी थी। जबल खान, आज ये जरगा क्यों बैठा है यहाँ? यकीनन तुम जानते हो एक सफ़ेद रेस मत से आदमी ने बात का आगाज किया था। रोजगढ़ ने कई साल पहले अपने मुजरिमीन के खिलाफ अदालत और थानों के चक्कर काटे थे, मगर हाथ कुछ ना आया। तो कुछ अर्सा कबल जब बिलाखिर हमारी सुनी जाने लगी, तभी कुछ जाती मफाद रखने वाले सियासतदानों ने हमें बरा दिखाने और अपने दुश्मनों को गिराने के लिए एक चाल चली थी। उसका हाई का हमला, जहाँ कई मारे गए थे और गैर मुल्की सफ़ीर जख्मी हुए थे और कई आम शहरी मारे गए थे। ये चंद खोखले लोगों को जाती मुफाद और आपसी रंजिश में जिनका इल्ज़ाम हमारे गांव पे आया,
उन्होंने सांस लेने का वक्फा लिया और आसपास खड़े नौजवानों की गिरफ्त उनकी बंदूक पे सख्त से हुई थी। बेख्तियार वो वक्त बेबसी याद आई थी। उस वक्त के बाद रोजगार की नहीं सुनी गई थी। चंद करप्ट और मुफाद परस्त सियासतदान ने हमारे गलत रुख दिखाया था। हमारे सिस्टम को हमसे बदगुमान किया था। उसके बाद हमने क्या किया है, कोई उससे नावाकिफ नहीं था। 7 माह एक लम्हा अरसे के बाद हम अपनी आज़ादी और हुकूक हासिल करने के इतने करीब हैं तो तुम कमज़ोर कैसे पड़ सकते हो? जबल खान, वो बूढ़े फजल अकबर ने बात ख़त्म करके जबल खान के चेहरे को देखा था। हर कोई उसके बोलने को मुंतज़िर था। मैं एक बार फिर कमज़ोर नहीं पड़ा, लेकिन मेरे लिए उसूल और इंसानियत हर शय से बढ़कर है। हमारे दरमियान ये तय हुआ था कि किसी भी असीर को गोली या चाकू से कोई भी वार नहीं करेंगे। हम उन्हें कोई गहरे जख्म नहीं देखे। हम उनसे इंसानियत से नहीं गिरना है, नहीं किया। उसने एक सख्त नज़र तमाम लड़कों के खास तौर पे बहराम खान पे डाली। सुल्तान सिद्दर की गर्दन पे उन्होंने चाकू फेरा, बैरिस्टर के बाजू पे गोलियां मारी। और आपको यकीन आ रहा है कि उस जाहिल इंसान ने बाकायदा गोलियां मारी हैं। वो मुस्तकबिल में UN का मेंबर है, कोई गधा नहीं है। बहराम ने उसके पैर पे गोलियां मारी है। मेरा जी चाह रहा था कि मैं उस खबीस आदमी को जान से मार दूं। खातून का हाथ जलाया है उसने। आखिरी बात कहते हुए सिर्फ लहजे में नहीं, आंखों में भी तनफुर आया था। वो लाख जज्बात पे काबू पाता। मोहब्बत इंसान की आंख का अंदर अंदाज हर शय से होने का पता देती है। उसने जो किया है सही किया, हम सब उससे मुत्तफिक है। लड़कों में से कोई एक भी बोला। जबल उसके बोलने पे कम, बड़ों की खामोश रहने पे ज्यादा हैरत हुई। रोजगार किन राहों पे चलने लगा था। मैंने जो भी किया है उस पे हरगिज शर्मिंदा नहीं हूँ। हर 10 दफा मौका मिलेगा 10 दफा यही करूंगा। बहराम खान ठहर ठहर कर बोल रहा था। मुझे तुम्हारे तरीके पसंद नहीं है, समझ नहीं आते। वो माजरत करके बेकार भी है। उसके आंखों में देख रहा था। तुमने खातून के साथ नरम रवैया रखा, कमबख्त इल्जाम लगा रहा था। इल्जाम है ये। मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि औरतों पे हाथ उठाऊं, इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि दुश्मन के साथ नरमी बरतूं। उन्हें तोड़ने के लिए मैंने मुख्तलिफ वार किया। बहराम ने उन्हें नहीं सुन रहा था। तुम्हें मालूम था वो लोग भागने वाले हैं, लेकिन तुमने कोई तदबीर नहीं की थी। तुमने हर शय एजेंट के ऊपर छोड़ दी थी। शायद तुम भूल गए थे जो एजेंट हमारे दुश्मन की औलाद है और तहखाने में रहने वाले लोगों और उसके दोस्त है। उसने एक लम्हे का ताकुफ किया। बरादरी के तमाम मर्दों पे एक तायराना निगाह डाली। हालात कंट्रोल से बाहर निकलते जा रहे थे। बैरिस्टर ने रोजगढ़ के किसी बासी के मोबाइल से कोई मैसेज भेजा। वो झूठ बोल रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमें तरीका है कार से हटाने का है। वो तुम्हें जज्बाती कर रहा है और तुम हो रहे हो। वो जानता है तुम तख्त नहीं संभाल सकते। और मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? कई 100 लोगों के दरमियान उसने पहली बार जबल की मुख्तलिफ की थी। तुम्हें लगता है मैं तख्त नहीं संभाल सकता, और मुझे लगता है तुम प्लान 7 नहीं संभाल सकते, क्योंकि एक लम्हे के उसकी जबान को जैसे लगवा लगा था। जबल ने उसके चेहरे को देखा था, फिर वो कुछ भाप गया था। बहराम खान के अगले अल्फाज उसे वारदान हुए थे। उसने सांस लेना तक छोड़ दिया था, क्योंकि जबल खान को दुश्मन से मोहब्बत हो गई। उसने कहकर गर्दन झुका दी थी। मगर ये लम्हा था कि जब खानदान के भरे मर्दों ने नजरें जबल खान की तरफ उठी थी। वो जबल खान पत्थर हुई निगाहों से उसे तक रहा था। उसके चेहरे पे बेयकीनी थी। उसकी आंखों में करचियां भरी महफिल में उसके जिस्म पे राज हटाकर उसके दिल को बरहाना किया गया था। तकलीफ से तकलीफ थी। तुम तख्त नहीं संभाल सकते। उसके लिए मेरे पास एक जायज़ वजह है। तुम्हारे पास कुछ है? वो जबल खान की आंखों में देखने से कतरा रहा था। आज के बाद वो तो जबल खान को भी किसी से नज़र मिलाने जैसा नहीं रहा था। उसके जज्बात सच्चे थे, उसमें सिदक था, उसमें से कोई शक नहीं था। मगर यूं महफिल में उसके किस्से ज़ेर बहस नहीं लाए जाने चाहिए थे। जिस मोहब्बत को वो सांस में छुपाए रखता था, वो हवाओं में खुशबू की मानिंद फैल गई थी। जबल खान, तुम्हारे पास कोई खालिज दलील है? फजल अकबर एक बार फिर बोले थे। जबल उन्हें नहीं देख रहा था, जबल उन्हें नहीं सुन रहा था। उसकी आंखों में एक नुक्ते पे साकिन हो गई थी। उसके अल्फाज हवाओं में बर्फ हो गए। जबल खान, अगर तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है तो हम बहराम को सरबराह मुंतखब करना चाहेंगे। फजल अकबर के साथ बैठे हुए आदमी बोले थे। तख्त चाहिए तुम्हें? बहराम खान, दस्तार के लिए भाई से बेवफाई करोगे? जबल की आवाज़ में मान टूटने की करचा थी। मेरी सारी वफाएं रोजगार की मुस्तरू हैं, वो बोला तो उसका लहजा मुस्तकिम था। अगर मैं कोई भी झूठ बोला है तो तुम यहाँ से इस महफिल में कह सकते हो। जबल करब से मुस्कुराते, मेरा यही मसला है कि मैं सर महफिल में किसी के किस्से की नहीं उछाल सकता। वो अपनी जगह से उठा, बगैर किसी की तरफ देखे हुए छोटे छोटे कदम लेता। वो आग के उस दायरे के पास आकर खड़ा हो गया। सफर नजर बहराम खान पे थी। अगर कबीले का यही फैसला है तो मैं इस प्लान में तुम्हें अपना सरबराह कबूल करता हूँ। अब कि बहराम भी अपनी जगह से उठा था, चंद कदम चलकर आगे आया। दायरे के दूसरे पार अब वो खड़ा था। वो दोनों एक अब दूसरे की आंखों में देख सकते थे, मगर बहराम खान को लगा था कि वो आज के बाद कभी अपने भाई से नजरें नहीं मिला सकेगा। उसे जबल खान की नजरें दिल में चुभती हुई महसूस हुई थी। उन दोनों के दरमियान आग थी, सिर्फ आग। मैंने ये तख्त के लिए नहीं किया जबल खाना, वो धीरे से बोला। छोटे भाइयों की तरह लिहाजत से मैंने तख्त के लिए बहुत कुछ किया था। आज तुमने मेरी सारी
रियाज़तें खाक कर दी हैं। उसकी आवाज़ें में गहरा कल्कपना था। उसके हाथ अब दस्तार उतार रहे थे। बैराम ने उसके हाथों को अपने हाथ में लिया, जिन्हें वह जबल ने झटक दिया। ज़िंदगी की पहली बार जबल खान ने उसका हाथ झटका था। बैराम को लगा था जैसे वो दोबारा यतीम हुआ था। तख्त मुबारक उसने दस्तार बैराम के सर पर रखी थी। खुद एक कदम पीछे हुआ था। बस एक लफ्ज़ी ताज़ीम पेश की थी जो बैराम को गाली जैसी लगी थी। उसके बाद वो वहाँ रुका नहीं था, वो चला गया था। जाते हुए उसकी आंखों में मलाल था। दस्तार से खाली दिल जख्मी। मोहब्बत ने आज उसे रुसवा करवाया था। जबल खान सारी जिंदगी उस जख्म को भूलने वाला नहीं था। 10 जनवरी दोपहर 2 बजे खून की बू में लपेटा वो तहखाना ल- लहू लम्हा कमजोर पड़ रहा था। स्टोन पर भरे भरे होकर गिरने के सर पे थे। हिम्मत एशरान आप जवाब देने को थे। हसन सुल्तान होश वो खिर्द से बेगाना हो चुका था। सादान गुमसुम सा उसके करीब बैठा था। उसके देखते हुए सिर्फ ये सोच रहा था कि कोई मौत से इतना निडर कैसे हो सकता है। उस तहखाने में बैठकर उसने बहुत प्लान्स बनाए थे। आज सब दूर चला गया था। आज बस एक तजस्सुस था, एक सवाल जो उसकी रूह तक को बेचैन किए हुए था। आज दुनिया एक तरफ हो गई। आज वो था और साल बाद वो उसका ईंट जब मरना था तो खौफ कैसा। जबर शहनवाज अपने पैर से बहते खून को देख रहा था। गोली अब भी उस अंदर थी। उस तहखाने में रहते हुए हसन की ये हालत देखकर उसे पहली बार अंदाजा हो रहा था कि आखिर वो कैसी बेबसी होगी जिसने रोजगार को मजबूर किया होगा ऐसा कदम उठाए। जरकीब दीवार से टेक लगाए खामोश थी। उसे हसन सुल्तान से हसद हुआ था। वो बेखौफी पे मौत से बेखौफी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आज तक उसे क्यों नहीं मिल सका। कौन सा खौफ था जो कई लोगों के दरमियान लिए खिलाफ पे भारी पड़ गया था। जल्दान का चेहरा सपाट था। अगर उसके जहन में कोई सोच आई भी थी तो वो बासानी झटक गया था। थोड़ी देर यूं ही बेमकसद बैठे रहने के बाद जल्दान सिद्धा ने अपने कदम जबर की ओर बढ़ाए थे। फिर दर्द दीवार ने उसे खून की उस तालाब के पास पशुओं के बल बैठते हुए देखा तो वो गौर से उसके पैरों को देख रहा था। गोलियां इन पशुओं के बीच में लगी थी। जल्दान ने गौर से उसकी उंगलियों की मदद से उसका मादा शुरू किया था। जबर तड़प कर कदम पीछे कर गया था। जल्दान अब दोनों उंगलियों से उसका जख्म खोल कर चेक कर रहा था और खून उबल कर बाहर आने लगा था। उसके नए सिरे से तकलीफ होने लगी थी। मैं आई यूं ही झुकी गर्दन के साथ ऑफर दी, मैं इसे निकाल सकता हूँ। वाकई पागल हो गया हो तुम। जरकीब वो हॉल कर अपनी जगह से उठी थी। तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। जाओ जाकर जबल को खान को बुलाओ। हसन मर जाएगा और जबर के पैर में इन्फेक्शन हो जाएगा। बाजू में गोली लगने से कोई मरता नहीं है। जल्दान सरसरी अंदाज में बोला, तो खून बह जाने से तो मर जाता है ना। साधारण हल्की आवाज में बोल, खून बहुत बह गया है, वो मर जाएगा। उसकी आवाज बहुत दूर से आती थी। ये गोलियां हसन के बाजू पे लगी थी, मगर ये गोलियां बरसों से सेट किए गए साधारण उनके दोहरे म्यार पे भी लगी थी। उसे लगा था जैसे उसकी सारी जात पास हो गई। क्या जरूरत थी उसे बैराम से इस तरह से बात करने की। जबर सख्ती से बोला था। हसन जानता था कि वो लोग इस वक्त हम पे गुस्सा हैं, फिर भी इतनी बकवास कर दी। एक लम्हे के तो ठहर गया था। वो जरा ताकुब से किया। उसे लगा था वो गर्म लोहे पे चोट मार रहा था। वो उन दोनों भाइयों के दरमियान एक सर्द दीवार खड़ी कर रहा था। जबल खान उसूल पसंद आदमी है और बैराम उसके उसूल तोड़ चुका है। हसन ने ये सब हमारे लिए किया है। सैयद सादन सा एहसान के बोझ से झुक रहा था। मैं आई। जल्दान मुसलसल उसके पैर ही को देख रहा था। जबर ने उसकी आंखों में देखा था, वहाँ इत्मीनान था, मान भी था। फिर उसने धीरे से सर का इस बात में हिला दिया। फिक्र मत करो, मैं ये पहले भी कर चुका हूँ। उसने गर्दन फेर कर अपने अकब में खड़ी जरकीब को देखा था। फर्स्ट एड बॉक्स उसकी जानिब इशारा किया। वो लब भीजे मुड़ गई और उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स का डब्बा उठा ले आई। फिर जबर के साथ आकर बैठ गई। उसके कंधे पे अपने हाथ रखकर जैसे तसल्ली दी। सुल्तान अब मुख्तलिफ औजार निकाल रहा था। गोली बाहर निकालने वाला एक औजार निकाल कर उसने एक नज़र जबर को देखा। गहरी भूरी आंखों वाला मर्द सर को जज्बात में हिला गया था, यूँ जैसे अपने सामने बैठे मर्द पे एतबार जाहिर किया हो। जरकीब ने उसके पैर के जख्म को उंगलियों से खोलना चाहा, मगर उबल कर बाहर कूदना आते देख कर फौरन पीछे हुई। सुल्तान ने ताफिज से उसे देखा था। इस पल सादान अपनी जगह से उठकर आया था और जबर के करीब आकर बैठा। उसके जख्म को उंगलियों से पूरा खोल दिया, यूं कि अब गोली का जर्रा वाज़े दिखाई दे रहा था। जबर ने आंखें मूंद ली थी, दांत पे दांत जमा कर जब्त किया। ये तकलीफ उसे पहली बार नहीं हुई थी। उसे पहली बार की तकलीफ याद आई थी। वो तकलीफ मुख्तलिफ थी। उसे अपने दोस्तों की आवाज़ नहीं आ रही थी, उसे बस तकलीफ़ हो रही थी। उसे आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था, उसे बस तकलीफ़ हो रही थी। ऐसी तकलीफ़ें उसे एक बार पहले भी हुई थी, कई साल कब्ल। ज़िक्र लंदन की कदीम इमारतें अपनी तमाम तरसान से खड़ी थी। आज सुरमही सड़कें गीली गीली थी। फरवरी की ओली रोज़ पे, मगर लंदन भी अभी यंज पड़ा था।
सड़कों पे रश बढ़ रहा था। नफीस लिबास पहने अफसर्स, यूनिवर्सिटीज़ को जाते लोग हाथों में कॉफ़ी के कप लिए तेज़ी से सड़क पे अपने रास्ते बना रहे थे। ये शहर ज़रा रोखा और लिया दिया रहने वाला भी था। एक लंबी गुमशुदा गली में सड़क के दोनों एतराफ में कैफे के शॉप्स, स्टोर से फूलों की दुकानें थी। एक लंबी सी मसरूफ गली में अगर गर्दन उठाकर देखो तो उन पे हाथों का छज्जा बनाकर सामने देखो तो जबर शहनवाज जो सफ़ेद शर्ट पैंट के साथ डिनर जैकेट पहने आसपास बेनियाज कानों में हैंड फ्री डाले चलता जा रहा था। उसकी उम्रान दोनों को कोई 17-18 के करीब हो थी। घुटनों के भाल अच्छे थे, 7 सेट थे और आंखों में बिला की फिक्री मासूमियत थी। चलते चलते एक कॉफ़ी शॉप के बाहर रुक गया था। उस अपने लिए कॉफ़ी लिए रकम अदा की और दुकान से बाहर निकल आया था। आज काफ़ी गहमा-गहमी का माहौल था। वह वैलेंटाइन्स डे की आमद थी। हर दुकान, कॉफ़ी शॉप के हर बाहर शुष्क फूल झालरों का राज था। उसके हाथ में मौजूद कॉफ़ी का कप भी शुष्क का रंग का था। कदीम गलियों में बोशीदा इमारतों के दरमियान सुरमई सड़क पर चलते हुए कॉफ़ी का सुर्ख मग हाथ में लिए वो किसी फिल्म की एथिक मंजर जैसा लगता था। कॉफ़ी का कप हाथ में लिए स्ट्रॉ उसमें घुमाता घूंट लेते हुए वो आसपास नजरें घुमाता। ये लंदन का ज़रा सा पसंदीदा इलाका था जहाँ चीज़ें कुछ कम कीमत पे दस्तयाब थी और लोग कम अखड़ मगर ज़्यादा बेजार थे। यहाँ शॉपिंग करने वाले लोगों को ज़्यादातर परेशानी और हिंदुस्तानी थे। चलते चलते वो एक फूलों की दुकान के आगे रुका। गहरी भूरी आंखें छोटी हुई और चेहरे पे चमकदार आई और अपने लब बेख्तियार मुस्कुराहट में ढल गए। दानिन फ्लावर्स। दुकान के ऊपर लगी तख्ती पे नाम उसने ज़ेरे लब दोहराया। उस नाम को पहचानता था। वो यहाँ कई बार आ चुका था। उसे फूल पसंद नहीं थे मगर वो हर बार यहाँ आकर ज़रूर रुकता था। वो शायद उसी दुकान की खातिर यहाँ आता था। कौन जाने वो आज भी रुका था। जहाँ हर तरफ सुर्ख फूलों को बहताब थी वहीं उस दुकान पर सिर्फ एक ही रंग के, एक ही नस्ल के फूल थे, सफ़ेद ट्यूलिप्स। दुकान का शटर पूरा खुला तो हुआ था। दाखिली दरवाजे पे जो 2 जीने थे उन 2 जीनों के आगे ज़रा से फासले पे लकड़ी के स्टूल्स रखे थे। सामने एक छोटी सी मेज़ भी थी। ज़बर मुस्कुराते हुए 2 कदम पीछे हुआ। यहाँ से वो पूरी दुकान देख सकता था। उसी पल काउंटर के पीछे से सामने आया कोई लड़की थी। ज़बर को देखकर उसकी आंखों में शनाख्ती की रमक आई। ज़बर के लबों पे हल्की सी मुस्कान आसमान का सीना चीरते हुए बाहर निकली धूप उस लड़की की आंखों पे पड़ी थी। वो आंखें चंधिया गई थी। ज़बर ने गहरी सांस ली थी। लंदन खूबसूरत था। इस खूबसूरत साथ होते हुए लगता था कि फैसला करना मुश्किल था। मगर हर बार सोचता हूँ कि अगली बार यहाँ से गुजरते हुए तुम्हारी दुकान पे नहीं रुकूंगा, मगर मैं हर बार रुक जाता हूँ। वो लड़की के चेहरे पे नजर जमा कर बोला, मैंने तुम्हें इसरार नहीं किया क्योंकि मुझे यकीन होता है कि तुम दोबारा ज़रूर आओगे। वो फूलों की छोटे छोटे बॉक्स हाथों में लिए हुए थी। तुम्हें इसरार करना चाहिए था। क्या मालूम कभी मैं नाराज़ हो जाऊँ जो आगे आ गया था। ये मौका उस ज़िंदगी में तो सिर्फ नहीं मिलेगा। वो मसरूफ़ से बोली। उसने गहरे सुर्ख और सफ़ेद रंग के फूलदार फ्रॉक पहन रखी थी। काउंटर से निकलकर वो बाहर आई तो ज़बर उसके जूते देखा। हमेशा की तरह सफ़ेद फ्रॉक की लंबाई टखनों को छूती थी। शायद उसने हाफ जैकेट पहन रखी थी। सुनहरी बाल पुश्त पे खुले छोड़ रखे थे जिनकी सामने पे चुटिया बनाई थी और उन पुलियों में छोटे छोटे सफ़ेद फूल लगे थे। उसके सामने लंगत धूप की वजह से टिमटिमा रही थी। उसके नाखून बेहद आम थे मगर वो अपने बेहद ख्याल रखा करती थी। शायद तुम्हारी याददाश्त पे असर हुआ हो दानिन, कुछ दिन बाद वैलेंटाइंस डे है। मलका इंग्लिस्तान का स्वयं नहीं। वो सुर्ख की जगह सफ़ेद फूलों की तरफ इशारा करते हुए बोला। दानिन ने फूलों की टोकरियों को दुकान से बाहर सजाते हुए बेख्तियार कानों को हाथ लगाया था। कुछ खुदा का खौफ करो, तुम मलका के मरने की बातें कर रहे हो। क्यों? मलका अभी हयात भी कराई है, मरना तो उसने भी है। वो कहते हुए दुकान के अंदर गया था। हर अमल से वाज़ेह था कि ये दुकान उसकी मालकिन पे फूल हर कोई उससे शनासा था। वैसे आपस की बात है, मलका को चाहे इस दुनिया में से पर्दा कर लें, कब तक शाही खानदान के बाकी लोगों के हकूक खाती रहेंगी। तुम मलका के मरने से इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? दानी ने गर्दन उठाकर काउंटर के पार देखा था जहाँ झुककर वो फूलों की टोकरियां उठा रहा था। तसिया करो, मैं मलका के मरने में नहीं, तुम्हारे कारोबार की तरक्की में इंटरेस्टेड हूँ। मलका मरेंगी तो तभी तो सफ़ेद फूल बिकेंगे। वो काउंटर के ऊपर फूलों की टोकरियां रखता जा रहा था। काफ़ी सुर्ख मग मेज़ पर धरा और सफ़ेद दुनिया में दूसरा सुर्ख रंग फैला कौन सा है? अव्वल तो अगर मलका मर भी गई तो फूल मेरी दुकान से नहीं जाएंगे। दोयम क्या है, मेरे फूल किसी शादी के लिए नहीं जा सकते। वो खफा हुई थी। नहीं, क्योंकि शादियों में कोई सफ़ेद फूल नहीं लगा था। ज़बर ने अपने पूरे 32 दांतों की नुमाइश की। शादियों में कोई सफ़ेद फूल क्यों नहीं लगा था? उसने चेहरे पे खफकीदार आई थी। ज़बर काउंटर पे कोहनियाँ जमाए खड़ा था। शादी पे हर इंसान की नई जिंदगी की शुरुआत होती है। सफ़ेद रंग फीका और गम का रंग है। कौन अपनी नई जिंदगी में इस रंग से शुरू करना चाहेगा?
ज़बर ने सारा काउंटर फूलों की टोकरियों से भर दिया था। अब वो दोनों दरमियान में आए, एक काउंटर पे तो सफ़ेद ट्यूबलेट्स के फूलों से भरा काउंटर। दानी चंद पल उसे देखती रही, फिर आगे आई। उस सफ़ेद दुनिया में अगर कोई सुर्ख रंग था तो वो कॉफ़ी का मग, और दूसरा उसकी फूलों वाली फ़राक। मैं अपनी नई ज़िंदगी में शुरुआत इसी रंग से और इन्हीं फूलों के साथ करूँगी। अगर किसी लड़के ने मुझे प्रपोज़ करना है तो इसे सफ़ेद ट्यूबलेट्स लाने होंगे। अगर किसी को मुझे बनाना हुआ तो इसे सफ़ेद ट्यूबलेट्स लाने होंगे। वो आगे आई, अपनी दोनों कोहनियाँ काउंटर पर टिकाई। ज़बर अब उसकी आंखों में झांक सकता था। अगर किसी को मुझसे इजहार मोहब्बत करना हो उसे सफ़ेद ट्यूलिप्स लाने होंगे। मैं अपने बच्चों को भी सफ़ेद ट्यूलिप्स का इश्क वर्षे में दूंगी। उसने आंखें पटपटाई। ज़बर उसे देखता रहा। तो सुर्ख फूलों का शौकीन था, मगर अब अपनी मुस्तकबिल की शादी वो सफ़ेद रंग में तस्वुर कर चुका था। मोहब्बत बड़ी कमबख्त है। इंसान के दिल को ऐसा मोम कर देती है कि वो महबूब के हर हुक्म को मानने पे पिघलने लग जाता है। वैसे भी तुम्हारे मेरे फूलों से अल्लाह वास्ता का बैर है, अब बिक तो जाते हैं सारे। उसने बेनियाजी से कहते हुए कोहनियाँ काउंटर से हटाई, टोकरियाँ हाथ में उठाई, फिर ठहर गई। तुम मेरा लकी चार्म हो, तुम जब जब आते हो मेरे सारे फूल बिक जाते हैं, सादगी से कहकर वो अपने फूलों को दोबारा तरतीब से रखने लगी थी। ज़बर ने याद करने की कोशिश की थी उसे फूलों कैसे बिकते थे। तुम उसे उसके साथ ही याद करना चाहोगे? ये लंदन वाकई में सुल्तान सिद्दर के अपार्टमेंट का मंजर है। यूँ तो वो हॉस्टल में रहा करता था, मगर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बंक करके क्लास फेलोज के हाथ पाई। दोस्तों की खातिर मुख्तलिफ झगड़ियाँ और अपनी पॉकेट मनी को घंटों में उड़ाने की सज़ा वो कुछ दिन कबल ही यहाँ शिफ्ट हुआ था। और शादान और सुल्तान सिद्दर साहब को गलत इत्तला मिली थी कि वो बिगड़ा हुआ है। रईसज़ादा दोस्त हसन सुल्तान था। उस इल्ज़ाम की भेंट उस खानदानी इंसान को लग गई थी और उसने मोमबत्ती की आग पे हाथ रखकर कसम खाई थी। बेचारा हसन, ओ हसन, सुल्तान सिद्दर के अपार्टमेंट में कदम नहीं रखेगा तो गैरत लाउंज में रखे एक सेब सोफे पे सुल्तान पैर पे सारे लेटा हुआ था। सादान बेयकीनी से चक्कर काट रहा था। जरकीब सिंगल सोफे पे बैठी सेब कतर रही थी। ज़फ़र शहनवाज कारपेट के टुकड़ों पे आलती पालती मारे सोफे से टेक लगाए बैठा था। आंखें वेंडुलम की तरह यहाँ से वहाँ झूलते सादान पे जमी थी। नहीं, मुझे ये बताइए ये लड़की तुमसे मिली कहाँ? लाइब्रेरी में तुरंत जवाब आया था। तो ताल्लुक़ भी वहीं तक रखते। उसे फूलों की दुकान में अपनी आमदाद डालने की क्यों आया तुम्हें? वो सोफे के दरमियान रखी छोटी सी मेज़ पर आकर बैठा। वो तुम्हें लाइब्रेरी में मिली थी तो दोस्ती हुई, समझ आता है, मोहब्बत भी हो गई। उम्र देखिए तुमने अपनी, उम्र से क्या होता है? 18 साल का हो गया हूँ मैं, और यहाँ तो 14 साल के बच्चे भी गर्लफ्रेंड्स हैं। अंग्रेज़ को देखकर देसी रंग बदलता है, तुमने सुना था नहीं? बेकार असर लिए बोला, ऐसी कोई मिसाल एग्जिट नहीं करती। जरकीब ने सेब की कांच उंगलियों के दरमियान थामे ऐलान किया था, ठीक है, तुम्हारी इस 1.5 साल मोहब्बत पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर एतराज़ इस बात पे है कि तुम उस पर इतना पैसा क्यों ज़ाया करवाते हो? अगर उस पर खर्च हो रहा है ये पैसे तो ज़ाया नहीं, ताज़ीम है। कल जिस माशरे में शिरकत की थी उसका असर हो रहा था। तो भाई तुम अपने पैसों से ताज़ीम दे या अज़ियत, उसके बेकार फूलों ख़रीदने के लिए हम क्यों पैसे भरें? उस 1 महीने में 3 बार ऐसे अजीब फूल लेकर आई है। वो अब्बा मुझसे हिसाब मांगते हैं कि मैं क्या बताऊं। अपनी लड़की तो कभी आँखों से देखी नहीं, दोस्त की लड़की पे पैसा लुटा रहा हूँ मैं। दोस्ती हो तो ऐसी, ओ खुदाया। और लड़की भी वो जिसे दोस्त की उस शाह खर्ची का इल्म भी नहीं है। शादान जरा सा आगे को हुआ, ज़बर के कंधों पे हाथ रखा। देख भाई, शहजहाँ की कब्र को लात मत मार। तू ज़बर है, अजीम इंसान और शहंशाह नहीं। होश कर, होश। वो थक कर पीछे हुआ था। ज़बर ने उसका हाथ हटाया, फिर जरकीब को देखा, फिर सुल्तान को। तुम सारे अमीर लोग हो और मैं गरीब। अगर चंद पाउंड्स तुम लोगों ने खर्च कर लिए तो क्या बिगड़ जाएगा? बेचारी के फूल बिक जाएंगे। अगर ना बिके तो स्टोर कितनी टेंशन होगी, उसको कितनी टेंशन है। तो चंद पाउंड्स तुम पे खर्च होने चाहिए ना, ताकि हमारा दिल भी ठंडा हो। छोकरी ना थी मती जो शोर थी, वो लड़की ना हुई, सर का दर्द हो गई। शादान बड़बड़ाया था, जब उस पे खर्च होते हैं तो तब मेरा दिल ठंडा होता। ज़बर तरकीब बोला तो शादान उसका मुँह देख कर रह गया था। आपकी सुल्तान भी अपनी जगह से उठकर बैठा। देखो यार, उसको बताओ ना कि वो
ऑक्सीजन के हिसाब से फूल लाया करे ना। वो क्रिसमस पे पीले गुलाब ले आती है, ईद पे सियाह और वैलेंटाइन डे पे सफ़ेद। तुम कब तक उसको नुकसान से बचाओगी जब तक मेरी हिम्मत जवाब नहीं दे जाती। और तुम्हें देखकर मुझे यकीन है कि तुम्हारी हिम्मत अगले 100 सालों तक जवाब नहीं देगी। शादान ने जल कर बोला, इंशाअल्लाह। ज़रकीफ़ ने जैसे ज़बर की बलाएँ ली हों। यानी तुम उसे कोई मशवरा नहीं दोगी? सुल्तान ने आखिरी कोशिश करनी चाहिए थी। महबूब के उल्टे कदमों में मशवरा नहीं, मुहावरत की जाती है। वो सीने पे हाथ रखकर कराहती के आलम में बोला था, वो जो भी गलत करेगी मैं उसे फिक्स करूँगा। उसे लगता है कि मैं उसका लकी चार्म हूँ, तो उसका ये यकीन बरकरार रखूँगा। उसे लगता है मेरे आने से उसके फूल बिकेंगे, तो वो बिकवाऊँगा। उसने तीनों दोस्तों पे नज़र डाली, फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हो। मुझे ये बताओ, तुम लोग मेरे साथ आ रहे हो कि नहीं? जल्दान दोबारा लेट गया था, मगर कमर दुख गई है थी बैठ कर। मैं तो आ रहा हूँ, वैसे भी मेरे बाप के पास हराम का पैसा बहुत है। ओ खुदाया, वो तो मेरे बाप के पास भी है, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं सारा पैसा लड़कियों पे उड़ा रहा हूँ। अब उन्हें क्या बताऊँ, लड़की के नाम पे उसका साया भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में। और मेरी बहनों और अम्मा को लगता है कि मैंने कोई नया ब्रांड ढूंढ लिया है जिस पे मैं बेजरिया पैसा लुटा रही हूँ। वो मुझसे नाम गुलवाना चाहती हैं। सेब की काश मुँह में रखते हुए उसने कंधे उचकाए थे। इतना पैसा होने के बावजूद जब तुम्हारे वालिदैन ने इतनी सख्ती करनी है, तो ऐसे माँ बाप रखने का क्या फ़ायदा? ज़बर को अफसोस हुआ था। बाकी सब भी सोच में पड़े थे। फिर ज़रकीफ़ प्लेट छोड़कर उठी, हाथ से छोटे बालों को पीछे के वो प्लेट दोबारा उठाने लगी थी जब सादान ने उचक ली। कमॉन, कम खाओ मोटी, किसी दिन फट जाओगी। जल कर कहते हुए प्लेट ले गया तो ज़रकीफ़ बुरा मुंह बनाए बगैर आगे आई और ज़बर के सामने आकर खड़ी हुई। तुम बस उसे खुश रखो, पैसे का क्या है, आनी जानी ही चीज़ है। काश कोई मेरे लिए भी इतनी एफर्ट्स करता। मैं तैयार हूँ। सादान सोफे पे पैर फैलाए हुए बोला था। बाल बढ़ा लो और फिर प्रपोज़ करूँ। मुझे लंबी बाल वाली लड़कियाँ पसंद है। मज़े से शेफ खाते हुए उसने ऑफ़र दी थी। सुल्तान की रंगत फीकी पड़ी थी, जिसे वाज़ेह तौर पर वो सिर्फ ज़बर ने नोट किया था। तुम्हें तो पूछने से पहले ही मना करूँगी, परे मरो। ज़रकीफ़ को कोफत हुई थी। मुझे मना करोगी तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूँगा। यकीनन तुम्हारे ज़हीन माँ बाप मेरा रिश्ता नहीं ठुकराएंगे। आपकी उसने किनखियों से सुल्तान को भी देखा था। उसकी आंखों में बेचैनी भरने लगी थी। उसकी एहसाब गुफ्तगू गलत सिमत में जा रही थी। दुरुस्त कहाँ रिश्ता नहीं ठहराएंगे, बल्कि तुम्हारे ठुकाई करके तुम्हें घर से निकालेंगे। बस कर दो तुम दोनों, सुल्तान चिढ़ कर बोला था। उसके कान तक जब्त से सुर्ख होने लगे थे। हर वक्त फिजूल बातें करते हो। अपनी जगह से उठकर वो सादान के करीब आया तो उसके बालों को हाथ से की मुट्ठियों में लेकर जोर से खींचा तो सादान की चीखें आर्च तक गई थी। ज़बर कमीनी नज़रों से उन दोनों को देखता रहा। ज़रकीफ़ ने अपनी प्लेट वापस उठा ली थी। भूख लग गई थी भाई। वो दोबारा ऐसी हरकत की तो ज़रकीफ़ के घर वालों से पहले तुम्हारी ठुकाई मैं करूँगा। वो उसके कान के पास झुककर बोला था। फिर झटके से उसके बाल छोड़े थे। वो कराहा भी, वाहियात अंदाज में मुस्कुराया भी। ज़बर और वो आंखों ही आंखों में अपने अंदाजे की दस्तगी पे एक दूसरे का माथा चूम चुके थे। चलो फूल लेने चलते हैं। उसने ज़रकीफ़ के हाथ से प्लेट ले ली। बैठे बैठे 4 सेब खा गई थी। सादान अपने बालों को दुरुस्त करता अपनी जगह से उठा था और ज़बर तो था ही तैयार। वो हर दफ़ा दानिश जाफ़र के फूल यूं ही बिकवाया करता था। वो लकी चार्म था या नहीं, लेकिन वो उसके लिए एफेक्ट्स करता था, ये सच था। फूलों की उस दुकान में वापस आओ तो वो छोटे मोबाइल पे एक बार फिर अपने दोस्तों को मैसेज कर यहाँ बुला रहा था। ज़रा सी मिन्नत समाजत के बाद वो दोनों आ ही जाते। काउंटर के पार से उसने नज़र उठाकर देखा दानिश लकड़ी के 2 छोटे स्टोर पे दुकान के सेट तले रख रही थी। वो मुस्कुराया, यानी वो ज़बर की आदी हो चुकी थी। उसी पल 3 लड़कियों का ग्रुप उन्हें दुकान की तरफ आता दिखाई दिया था। उनका हुलिया अच्छा था, मगर उस हुलिया में मिसफिट रखते थे तीनों ने। एक लड़का आगे आया और काउंटर के पार खड़े ज़बर ने उससे उसकी पसंद पूछने को मुँह खोला था कि लड़का अपने पैंट में से उसका चाकू निकाल चुका था। जितना भी कैश है सब निकालो, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। उसका बरतानूनी लब लहजा भी उजड़ गंवारों वाला जैसा था। और शेड तले खड़ी धनीन को उनके हाथों में चाकू देखते ही सुन हो गई थी। उनमें से एक लड़के ने नामुस अंदाज में चाकू उसकी कमर के साथ चुभोया था। वो जैसे होश में आई। पैसे मत देना ज़बर, दादा का ऑपरेशन करवाना है। वो खौफजदा अंदाज में उर्दू में बोली थी। ज़बर जैसे सूरत हाल को समझ चुका था। लड़का अब भी अंग्रेजी में दबा दबा धमका रहा था। ज़बर ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए थे। नजर उस सुर्ख फ्राक वाली लड़की पे थी। यूं ही हाथ उठाए वो काउंटर के साथ दराज की तरफ झुका, दराज खोला, पैसे हाथ में लिए। उसकी नज़रों में एक
स्कैन कर चुकी थी। पैसे मत देना ज़बर, वो एक बार फिर गीदी खौफज़दा आवाज़ में बोली थी। पैसे हाथ में लिए वो सीधा हुआ, एक नज़र दानिन की डबडबाती आंखों में देखा था, फिर चाकू वाले लड़के ने यूं ही पैसे झिपटने चाहे। ज़बर ने जमे हुए हाथ का मुक्का उसकी नाक पे दे मारा था। लड़का तेवरा कर पीछे हुआ, मगर फिर उसके दूसरे साथी ने उसका हाथ पकड़ कर चाकू तेजी से ज़बर के कंधों में घुसा दिया था। चाकू ने उसके बाजू को चीर दिया था। उसका खून उसके सर के भिगो रहे थे। वो उस बाजू में दर्द उठा था। लड़के ने चाकू बाहर निकाला और ज़बर के हलक से एक चीख बरामद हुई थी। हो गया, हो गया। उसके चीखने पे सादान ने उसके कंधे पे हाथ रखा था। गोली का जरा बाहर आ चुका था। वो जैसे निढाल सा होकर पीछे गिरा था, जिसमें सारी ताकत निचड़ सी गई थी। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। देखो, हो गया, बस अब ठीक है, और सब ठीक है। सादान ने अब उस चेहरा अब गर्दन पे आया, पसीना साफ कर रहा था। वो बुरी तरह से बेहाल हो गया था। जुल्तान खामोशी से उसके पैर पे टाँके लगा रहा था, जिसने ज़बर की आंखें मीच लेता था, मुट्ठी बंद कर लेता। ज़बर जुल्तान के अंदाज में अनाड़ीपन नहीं था। वो किसी माहिर की तरह ये काम कर रहा था। हसन के बाजू की गोलियां निकालने की ऑफर भी वो कर चुका था, मगर बाजू की जिस हिस्सा में गोलियां लगी थी, जरा सी कोताही के मफलू भी हो सकता था। जुल्तान बाज रहा। उसके पैर के गिर्द सफ़ेद पट्टी बांध कर वो पीछे हुआ था। चंद पल गौर से उसके पैर को देखता रहा, फिर धीरे धीरे बेइख्तियार सा हुआ, ज़बर के पहलू में लेट गया। सुकून था क्या उस कड़े वक्त में भी उसे दोस्त के साथ मिल रहा था। उन्हें की तकलीद में शादान भी ज़बर की दूसरी तरफ उसके पहलू में लेट गया था। उनके सर के साथ जोड़े ज़बर का तनफिस तेज था। वो दोनों नॉर्मल थे। उनके सर जुड़े हुए थे, टांगे सीधी और आंखें छत से लगी थी, जिसमें जख्मी थे और हौसले पुस्त। काफ़ी देर बाद सुल्तान धीरे से बोला था, बहराम का हाथ बहुत भारी है। मैं अगर उसका दोस्त होता तो उसे मारने वाला मजाक कभी नहीं करता। तुम्हारे पास तो ऑप्शंस हैं, दोस्त बनो या ना बनो। मेरे नसीब में तो वो साला है। सादान बोझल अंदाज में बोला था। ईसा का हाथ हल्का है, लेकिन मेरी तरफ से हमेशा मुरीद आता है। ज़बर की आवाज़ बैठी हुई थी। कमबख्त हाथ नहीं, पिस्तौल का दस्ता इस्तेमाल करता है। मैं रोज़गढ़ में सबको माफ़ कर दूंगी। उस जलील बहराम को कोर्ट में घसीटूंगी। मेरा हाथ अभी तक दर्द कर रहा है। वो अपना हाथ देखते हुए यासिया से बोली थी। वो तीनों मर्द ज़ेरे लब मुस्कुराए थे, मगर खामोश रही है। खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। वो काफ़ी देर की खामोशी को सादान ने तोड़ा था। हमें कुछ करना होगा। हसन की हालत बहुत ख़राब हो गई है। सादान का लहजा मध्यम था। क्या तुम्हें मालूम हुआ हमारे दरमियाँ गद्दार कौन है? जरकीब ने जुल्तान की बुलंद आंखों में देखते हुए पूछा था। वो चंद पल खामोश रहा, फिर आहिस्ता से कहा, ज़रूरी नहीं कोई गद्दार हो, कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसका दिल रोज़गार के लिए नरम पड़ गया। वो हमारा बुरा ना चाहता हो, लेकिन हमें यहाँ लाने के अलावा और कोई चारा भी ना हो। और टार्ज़न हॉर्स कई बार मजबूर भी होते हैं। और उन सब के दरमियान सिर्फ एक शख्स था जिसके दिल से सबसे ज़्यादा नर्म था। वो सिर्फ एक शख्स था, दुनिया के रंग में नहीं रंगा था। सिर्फ एक शख्स था जो किसी के बुरा नहीं चाहता था। सिर्फ एक शख्स जो चौखट पर मर सकता था, मगर झुक नहीं सकता था। विरासत में नहीं था। वो इस वक्त होश में नहीं था, और जिसके जिस्म से खून कशीर तादाद में बह चुका था। वो शायद मर भी सकता था। हम तो दोस्त थे। हमारे दरमियान एक ऐसा क्या आ गया, जो भी था, जैसा भी था, हम हल निकाल सकते थे। ज़बर बंद आंखों से बड़बड़ाए था, हम हल निकाल सकते थे ना? सुल्तान ने आंखें खोली। हल निकालने के लिए बात करना ज़रूरी होता है। हम बात कब करते थे? हमारे दरमियान बहुत फासले हैं। सुल्तान तल्ख हुआ था। सिर्फ फासले नहीं है, अब तो कोई बांध ही नहीं रहा। हम सिर्फ घसीट रहे हैं दोस्ती को। सादान ने भी हिस्सा डाला। फिर सब खामोश हो गए। कसूर किसी का ना था। कोई खुद को बुरी इल्जामा करार नहीं दे सकता था। चंद मिनट कोई खामोश रहा। जरकीब उस खामोशी के वक्त में उकताई, फिर आगे को हुई। गोद में धरे हुए हाथों की उंगलियां बाहम जोड़ ली। अगर हसन को जान बचानी है तो हमें पहला कदम लेना होगा, और ये कदम लेने के लिए तैयार हूँ। वो करूँगी जो जबल खान बोलेगा, मुझे करना पड़ेगा। उसने हसन की तरफ देखा। उसकी चमकती सी आंखों में पर्दा था। जरकीब की आंखों में मलाल आकर ठहरा था। चाहे वो गद्दार है, चाहे बागी, चाहे गारत कर, चाहे टार्जन हाउस हो, मगर उन सबसे पहले वो हसन सुल्तान है। वो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। वो मेरे हर गम में साथ रहा है। मैं उसे छोड़ नहीं सकती। मैं भी मोहब्बत के लिए तैयार हूँ, हसन के लिए, उसकी जान के लिए। हमारी वजह से उसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ज़बर की आवाज़ मुस्तकिम थी। बाकी दोनों के चेहरे सपाट रहे। मुफाहमत नहीं कर रहे, मगर उन्होंने मजम्मत भी नहीं की थी। बस वो दोनों अपनी जगह से उठे थे। चंद ही पल
बाद सादान जग से पानी गिरा रहा था। ज़बर उसे पानी की हथेलियों के प्याले से भरता चेहरे पे डालता जाता। उसके बाल आगे से गीले हो गए थे। ज़ख्मी चेहरा अब साफ था। आस्तीने से चेहरा खुश्क करते उसने सादान की तरफ देखा था। उसका डिनर जैकेट हाथ में लिए हुए था। वो फिर आगे बढ़कर उसने वो जैकेट उसके बाजुओं पे डाला, फिर झुक कर अपने जूते उतारे। यूं ही घुटनों के बल बैठते हुए, मुश्किल ही सही मगर उसने उसे एक जूता पहना रहा था, दूसरा पैर भी अभी जमा था। वो एक पैर में जूता डालता मशकिरा लगा था। वो ज़बर शहनवाज को मुफाहमत के लिए तैयार किया जा रहा था। वो मुफाहमत जिसके नतीजे से उनके दोस्त की जान बचानी जानी थी। उस कैद ने उनके दरमियान इत्तेहाद पैदा किया था। कैसा लग रहा हूँ मैं? वह ज़ख्मी चेहरे के साथ मुस्कुराता हुआ अजीब लग रहा था। ज़रकीफ उसे देखते हुए मुस्कुराई थी। बाकी दोनों हंस पड़े थे। ये सवाल दनीन जाफ़र से मिलने से पहले पूछा करता था उसे अच्छे कि अगर तुम शादीशुदा ना होते तो अहमद ज़ई तुम्हें अपने दामाद में ले लेते। सुरमई आंखों वाली लड़की मुस्कुरा कर बोली थी। वो भी मुस्कुराए। ज़रकीफ व सुल्तान भी उसके साथ मुस्कुराए थे। सादा नंगे पैर सर झुकाए खड़ा था। गले में गिल्टी सी उभर के मधुम हुई थी। उसे अपनी ज़ख्मों की परवाह नहीं रही थी। ये वो लम्हा था जब उसे खौफ आ रहा था। सुल्तान ने उसके कंधे पे हाथ रखा। सादा ने आंखें बंद कर ली थी, लबों को दांत से काटा था। कई साल बाद सुल्तान सिद्दर का हाथ उसके कंधे पे धाड़ की तरह जमा था। दरमियान में सारे माह वो साल गायब हुए थे। सुल्तान एक बार फिर दोस्त था, एक बार फिर उसके गले लगना चाहता था। हम साथ हैं तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता। उसने धीरे से सादान के कान के पास सरगोशी की थी। सादान ने सर हिला दिया। हसन मर जाएगा, वो पूछ रहा था। उसके खदशात को ज़बान दे रहा था। उसे कुछ ना समझ आया तो हमें वो छोड़ देगा। 10 साल से चिमटी जोंक है, वो नहीं मरेगा, ना छोड़ेगा। ज़रकीफ तसल्ली देने के अंदाज में बोली तो अपने बालों की चिटियाँ के बल खोले हाथों से उन्हें दुरुस्त किया। ज़बर का एक हाथ अपने कंधों पे डाला और मुस्कुराई। वो उसके साथ मुस्कुराया था। फिर उन चारों लोगों ने जीनों के एहतमाम पे उस बंद दरवाजे को देखा था। ज़बर खान से कहा कि उसकी मुलाकात आई है, तैयारी करे। वो चारों एक ज़बान होकर बोले थे। 4 लोगों की मुत्तहद हो चुके थे। खून और पसीने की बू में लिपटा वो तहखाना कुछ और भी सूंघ सकता था। क्या अंदाज़े लगाओ, क्या था वो? अंदाज़े लगाओ।